हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ईवोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बीसीआर ने जारी कर दिया अपना मॉडल पेपर 2026 और आज की इस क्लास में हम इस मॉडल पेपर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझने वाले हैं और इस मॉडल पेपर के आधार पे हम अपनी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कहां पर कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो इसका मतलब क्लास तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आज की ये क्लास आपको बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है। मैं कह रहा हूं आपको ये मॉडल पेपर तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ में आपकी जो एग्जाम 2026 होने वाली है उसका भी पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर अगर आप लोगों ने मेरे पहले जो मैंने पेपर पढ़ाए थे, लास्ट ईयर के जितने पेपर मैंने पढ़ाए थे, अगर आप लोगों ने वो क्लास देख ली है तो मॉडल पेपर को ज़्यादा समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो मॉडल पेपर जो 2026 जारी किया है सर अपने पास बीएससीआर ने, उसमें कुछ दिशा निर्देश है जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार, उसके बाद में अपन चलते हैं पेपर की तरफ, है ना। तो सबसे पहले तो जो समय है वो आप लोगों को पता है कितना है, अपने पास 3 घंटे 15 मिनट है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके पास 80 मार्क्स का होने वाला है पेपर। ये आपको सब कुछ बता रखा है मैंने, अपने जो 3 साल के पेपर्स हल कर रखे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना आप लोगों को। अब अपने पास जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने पेपर में समझा दिया था आप लोगों को क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो आपको पेपर पे अपना रोल नंबर लिखना है, ये मैंने समझा दिया था आप लोगों को। इसके अलावा बात में ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सारे प्रश्न करने अनिवार्य है, ये भी मैंने समझाया था आप लोगों को अगर याद है तो। इसके अलावा राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, ये मैंने समझाया था। क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपको केवल एक कॉपी मिलने वाली है, एक नोटबुक मिलने वाली है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है। तो जो कॉपी दी हुई है उसी में करना है और मेरे हिसाब से सफिशियंट होती है भाई, पर्याप्त होती है। बहुत पेज होते हैं, लगभग 40 पन्नों के आसपास होते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, आगे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट, ये बात मैंने समझा रखी है। इसमें यानी करने का मतलब आपके पास आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन और इसमें अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये मैंने समझाया था आप लोगों को, 4 आ गया। तो आपको 1 नंबर का आंसर यहीं पे, जब आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर दिया है तो इन चारों के आंसर आपको यहीं पे देने हैं। अब कहोगे सर हमें ये नहीं आ रहा तो इसके लिए आप खाली लाइन छोड़ दो, है ना। ये मैंने समझा दिया भैया आप लोगों को। इसके अलावा बात करें राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी ये गलती आप लोग कर देते हो भाई, आप आंसर तो लिख देते हो ना, आंसर तो आप लोग कर देते हो, इसके बाद में जैसे मैंने आंसर लिखा और आंसर में सीधा उत्तर लिखना शुरू कर देते हो। ये पर्सन से जो आंसर कितने नंबर का है वो लिखना भूल जाते हो, ये गलती नहीं करनी है, घबराना नहीं है, रहे हर चीज समझा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं अपने पास पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर की तरफ चलें तो आपका जो सेक्शन ए है, आपका जो सेक्शन ए है ये मैंने समझाया था, पैराग्राफ आएगा, लेकिन इस पैराग्राफ में कोई बदलाव नहीं है भाई। तो ये देखो पैराग्राफ जो है ना, ये पैराग्राफ, इसका आपको पीडीएफ लिंक है वो मिल जाएगा, आप लोगों के पास होगा। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ की जो क्वेश्चंस है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना, कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास ये 9 नंबर का आने वाला है, पहला पैराग्राफ कितने नंबर का होने वाला है भाई, ये 9 अंक का होने वाला है और ये 9 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। थोड़ी सी बात समझ लेना, अगर आप लोगों के पास व्हाट से आंसर शुरू हो रखा है तो केवल आपको वो चीज लिखनी है जिसके बारे में पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। देखो अगर आपके पास ऐसे प्रश्न आ गया, व्हाट इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये आ गया, ये प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न में से आपको उत्तर कैसे निकालना है, आपको देखो ये WH वर्ड छोड़ देना है, ये हेल्पिंग वर्ड छोड़ देनी है, इसके बाद में लिखना है। तो देखो द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अब इसके बाद में वो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ना, ये हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद में आपको अपना उत्तर कर देना है। और इसमें वाटर अपने पास क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है भाई, ये वाटर है और अपने पास यानी जीवन का आधार क्या है, पानी है, ये बता दिया, इसमें बता रखा, ऊपर दे रखा है।
विच टू डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रेंज, इसमें दो जियोग्राफिकल भूगर्भिक जो क्षेत्र है उनका भी अध्ययन किया गया है। इसमें अपने पास किया गया है, देखो एक तो अपने पास नील नदी का वर्णन किया गया है, आप देख लेना भैया ना, अपन केवल इसमें प्रश्नों के उत्तर है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे देख लेना, अगर आप लोगों के पास है तो आप सोल्व जरूर करना भाई। हाउ इज लीबिया, हाँ दूसरा ये रहा भाई, लीबियन डेजर्ट का भी इसमें उल्लेख किया गया। तो अपने पास कौन सी, नील नदी हो गई और अपने पास लीबियन डेजर्ट हो गया, लीबियन रेगिस्तान। What is वैली ऑफ नील फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, अपने पास ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था, पानी है वो प्रचुर मात्रा में, और जहाँ पे पानी है वहाँ पे जीवन है भाई, इसका आंसर भी इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब ये विच कंट्री इज मेड बाय इट्स रिवर, इस नदी के द्वारा कौन सी दुनिया बना, कौन सा देश बनाया गया है, तो ये यहाँ पे इजिप्ट नाम का एक देश है भाई, यहाँ पे है ना, ध्यान से सुन लेना, इजिप्ट नाम का एक देश है, उसका वर्णन इसमें किया गया, तो ये आप लोगों के पास है। व्हाट प्लेज अ वाइटल रोल इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, वो अपने पास इसमें दिया हुआ भाई आंसर है ना, नीचे नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ में, वो देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपके सही होने वाले हैं, अच्छा है, समस्या आपके पास यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे छोटी सी समस्या आएगी। ये 3 क्वेश्चन आपके पास किससे संबंधित है, ये 3 क्वेश्चन आपके पास है वोकेब से संबंधित। तो मैंने समझाया था कि वोकेब पार्ट जो है उसमें कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसमें क्या पूछा, ए लिक्विड विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इमोर्टलिटी, एक लिक्विड जो अपने पास अमरत्व के लिए जाना जाता है, तो इसमें एक नाम आया है अमृता, अमृत मतलब अमृत, अमृत नाम आया भाई, तो वो आंसर हो जाएगा इसका। द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, अगर आसमान बादलों से घिरा हो तो उसे क्लाउडी बोलते हैं, CLOUDY, ठीक है, ये देख लेना। टू सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ थर्स्ट, जब आप पानी होता है, जब आप प्यास लगती है, जब आप उसको बुझाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आपके पास आ गया वन वर्ड, तो ये तीनों वन वर्ड आए हैं भाई, इसको कहते हैं क्वेंच, क्या कहते हैं, क्वेंच कहते हैं, QUENCH, ये इसमें आपको देखना है इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ। अब चेंज कहाँ पे हुआ है, चेंज यहाँ पे हुआ भाई, देखो पहला पैराग्राफ तो मैंने बता दिया, दूसरा जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में थोड़ा सा बदलाव किया भाई, क्या बदलाव कर दिया सर, इसमें बदलाव ये हुआ कि पहले अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे 4 और 3 ऑब्जेक्टिव आते थे और 3 शॉर्ट टाइप आते थे, लेकिन अब ये और बदलाव कर दिया भाई इसने, बीएससीआर ने क्या किया, 6 क्वेश्चन बनाए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन है ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना दिए भाई, 6 के 6 क्वेश्चन, इसमें से ये अपने पास 2 जो है ना ये तो आपके पास किस वोकेब से संबंधित है और 4 आपके पास किससे संबंधित है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, तो इनको भी मैं नहीं करवा रहा भाई, मैं ये बता देता हूँ। ये सॉफ्ट ने इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर द सॉफ्टनेस, इसमें एक शब्द आया हार्डनेस, क्या है भाई, हार्डनेस आया है, तो आपको वो कर देना है, ये मैं समझा देता हूँ, मैंने पेपर में भी ऐसा कि यहाँ पे भी। फाइंड आउट द सेम वर्ड फॉर द वर्च्यू वी गोट बाय बर्थ, यानी गुण जो हमें जन्म से मिलते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इसमें नाम आया है, वो देख लेना और इसका आंसर कर देना। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके बारे में अपन डिटेल से ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, बाकी जो मैंने समझाया था, मैंने अपनी जो क्लास में करा रखा है ना, सेम वो भी एग्जाम्पल से इस मॉडल पेपर में आए हैं, तो सोच लेना मेरी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट बात करें तो ये आपके पास 2 पैराग्राफ हैं, कितने नंबर के हो गए, ये टोटल हो गए 15 नंबर के, तो इन 15 नंबर में से मैं मानता हूँ आपको 12 अंक तो आने ही आने चाहिए, और मोस्टली अगर आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है थोड़ा सा मैच करके, तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई कोई एग्जामिनर आपके अंक नहीं काटने वाला है ना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना एग्जामिनर, मैं भी तो हूँ। तो अब देखो बात करते हैं इसके आगे जो सेक्शन बी शुरू होता है, ये सेक्शन बी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेरी क्लास देखी नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 4 चीजें बताई थी मैंने, कोई भी 2 आ सकती है, और मैंने इसमें बताया था आप लोगों को नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन में मैंने डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग दोनों करवाए थे, और अपने पास फॉर और अगेंस्ट, ये मैंने बताया था कि इन चारों में से कोई भी 2 आ सकते हैं। मैंने बताया था ऐसे ये हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, या ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये तो बताई दिया मैंने। इसके अलावा बात करें तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों किसी भी प्रकार से आ सकता है, मैंने ये चार्ट बनाया था उस समय भी। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है यू आर सोनू और सोनम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ GSSS बीकानेर,
द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ युवा महोत्सव इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। बहुत अच्छी बात है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 80 वर्ड्स इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू टेक इन द प्रोग्राम, इन दिस प्रोग्राम भाई। तो ये पर्सन है, यानी इन्विटेशन सॉरी क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। अब नोटिस मैं समझा देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है। देखो नोटिस की बात करें तो आप लोगों के पास ये आपके पास क्या है, रिपोर्ट है। तो मैं आप लोगों को एक बार बना के बता देता हूँ, तभी आपको समझ में आने वाली है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में, है ना। नोटिस के बारे में एक छोटी सी बात करें, चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो नोटिस लिखने का मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को, है ना, कि वो जो तरीका है अगर आप लोग वो कर देते हो तो भी आपके पास आंसर्स है, वो मतलब अंक मिलते हैं। नोटिस है वो 4 अंक का है, और 4 अंक आपको ऐसे नहीं मिलने वाले। कैसे मिलने वाले, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपको कैपिटल लेटर में सबसे पहले क्या करना होता है भाई, उस स्थान का नाम लिखना होता है जहां पे आपको नोटिस चिपकाना है। तो स्थान का नाम ये रहा, GSS बीकानेर, ये आपके पास स्थान है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा, बट कैपिटल लेटर में लिखूंगा GSS बीकानेर। अब ये नाम थोड़ा छोटा रह गया है ना, तो आपको इस नाम को इस तरफ से भी देखना है और उस तरफ से भी देखना है, बीच में लिखना है। आ गई होगी समझ। इस नाम के नीचे आपको दिनांक लिखनी है। जैसे अपने पास 26 नवंबर, दिसंबर कर देते हैं ना, 26 दिसंबर 2025, फॉर्मेट आपको यही रखना है। इसके बाद में बात करें तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस। इसको करना है अंडरलाइन। इसके नीचे आपको लिखना उस सब्जेक्ट का नाम जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो युवा महोत्सव, और इसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। युवा महोत्सव ये क्या, देख लेते हैं, युवा महोत्सव ये भाई, है ना। तो इसको देख लेते हैं, युवा महोत्सव, ये लो, और इसको भी अंडरलाइन करना है। इतना करते ही गारंटीड है आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। हाँ सर इतने में ही, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना। इसमें डिवाइड होते हैं, एक पैटर्न से बना देते हो और एक यहाँ पे आप अपना नाम लिख देते हो, तो आपके 2 अंक पक्के हो जाते हैं। बीच में चाहे आप पर्सन ही लिख दो, फिर आप गलती भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे ऐसे। अब मैंने नोटिस की एक भाषा बता रखी है आप लोगों को, बहुत ही शानदार बता रखी है। किसी भी प्रकार का नोटिस आ जाए, किसी भी प्रकार का, आपको ऐसे शुरू करना है। अगर स्कूल में लिखना है तो क्या लिखना है, यहां से शुरू करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, दैट। अब इसके बाद में ये लाइन आपको हर एक नोटिस में लिखनी है, हर एक नोटिस में, दैट ओवर स्कूल, क्योंकि आप स्कूल में लगा रहे हो, तो ओवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट युवा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, युवा महोत्सव, युवा महोत्सव 2026 नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक लिख देते अपने टाइम, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीक। अब ये कहने का मतलब है हमारा विद्यालय अगले सप्ताह युवा महोत्सव वीक है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। अब प्रोग्राम से संबंधित कुछ भी आ जाए, प्रोग्राम से आपको केवल नाम चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल नाम चेंज करना है और बाकी ऐसा कैसा लिख देना है। अब आप और बताना चाहोगे भाई युवा महोत्सव में करेंगे क्या क्या, है ना, तो देयर विल बी ए कल्चरल प्रोग्राम, है ना, देयर विल बी ए कल्चरल प्रोग्राम, वहां पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। इसके अलावा कैरियर गाइडेंस भी रखी जाएगी। कैरियर गाइडेंस का मतलब आपको कैसे कैरियर बनाना है, देयर विल बी ए प्रोग्राम। अब देखो ये बुक्स के बाहर नहीं जाने देना रहा है, मेरे से तो चला गया, कोई बात नहीं है। देयर विल बी ए प्रोग्राम फॉर कैरियर गाइडेंस, है ना। ये थोड़ी सी बातें थोड़ी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते रहो, कैरियर गाइडेंस, है ना, ये लिख सकते हो अपनी तरफ से, कैरियर गाइडेंस। सो एनीबडी टेक वांट्स टू टेक पार्टिसिपेट, है ना, सो ऑल द
स्टूडेंट्स, क्योंकि इनवाइटेड किया जा रहा है ना, स्टूडेंट्स आर बीइंग इनवाइटेड टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है यहाँ पे, और आपका नोटिस हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, नाम क्या है, सोनू, और सोनम कल्चरल सेक्रेटरी, तो ये भी अपन लिखेंगे भाई। तो यहाँ पे इसके नीचे इस लाइन को ध्यान से समझ लेना भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोनू और सोनम, इसके नीचे आप कल्चरल सेक्रेटरी लिख दोगे और आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सर कहाँ तक लिखूँ तो नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक ये तो लिखते हो तो इसके तो 2 अंक है, 2 + 2 हो गए भाई। कैसे कैसे, 2 इनके हो गए पेटर्न के, इसके, और 2 हो गए इसके। ये आपका नोटिस बहुत ही सरल है सर। हाँ, अब बना दोगे आप। अगर प्रोग्राम से संबंधित आए तो आप इसको ऐसा कैसा लिख सकते हो, बस नाम ही तो चेंज करना है, अब कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने पास, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या है, एक क्या है, अथवा में भी है। अब अथवा वाला क्या दे रखा है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, इनविटेशन है। लेकिन क्या, हाउएवर यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, राइट ए पोलाइट रिप्लाई इन द अबाउट 80 वर्ड्स डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। तो मैंने आप लोगों को इन्विटेशन के 4 तरीके बता रखे हैं। फॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, और इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। तो 4 पैटर्न मैंने बताए थे, चारों आपको देख लेने हैं भाई। अब देखते हैं इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे लिखोगे, तो सर तो मैं मानता हूं कि इनफॉर्मल लिख देना चाहिए, क्योंकि दोस्त की तरफ से मिला है। तो मैं इनफॉर्मल है वो अपने पास एक इनफॉर्मल का तरीका बता देता हूँ। इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, एक लेटर जैसे अपन लिखते हैं, बिल्कुल लेटर की भांति लिखना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब इसमें एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूँ, डी विंग, नेहरू नगर। ये मैंने समझा रखा भाई अपनी क्लास में, नेहरू नगर और जयपुर। कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं पर्सन में अगर दिया हुआ तो। इसमें फ्रेंड्स पार्टी हाउएवर नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है स्थान वगैरह, तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे ना, स्थान चिंता क्यों करते हो। इसके नीचे लिखोगे डेट, तो डेट 26 दिसंबर 2025 कर देता हूँ, तो 5 ही चल रहा है ना, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे आप लिखोगे डियर, और यहाँ पे आपके दोस्त का नाम आ जाएगा, और उसके बाद में आई, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, आपको इन्विटेशन मिला है, तो आई गोट योर इन्विटेशन, है ना, आई गोट योर इन्विटेशन यस्टरडे, मुझे तुम्हारा क्या मिला, इन्विटेशन मिला यस्टरडे। तो आई एम ग्लेड, यानी भाषा मैंने समझा रखी है भाई। देखो मुझे, आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, है ना, गोइंग टू सेलिब्रेट योर 20th बर्थडे। अरे बात थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, टीचर को भी लगेगा बच्चे ने मेहनत करी है। अब यहाँ पे ये मानिए, ये मैंने करवा रखा, सेम करवा रखा भाई, तो आप क्लास में भी देख सकते हो इसको ना। ये ऐसे यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आप अपना नाम लिखोगे, है ना। और डिक्लाइन के तो हम जो अपने पास क्या होता है, डिक्लाइन कैसे होता है, देखो, आई हैव एन अर्जेंट वर्क ऑन द सेम डे, सो आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी। आई वंस, ये देख लो, मैं आप लिख देता हूँ, आई वंस अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। ये मैंने यहाँ पे कर दिया और आपका इन्विटेशन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अपना नाम लिख देना और ये कर देना भाई। ये आपके पास जब कोई इन्विटेशन मना करते हो नहीं जाने का कारण, तो ये ऐसे लिखना होता है। अब मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। इन्विटेशन ज़्यादा टफ भी नहीं है, मैंने क्लास में समझा भी रखा है, तो इसमें समय वेस्ट नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 5 नंबर का, और इसमें आपके पास रिपोर्ट हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट आपके पास 100% आनी है। रिपोर्ट क्या होती है, तो रिपोर्ट की भी क्लास अपलोड कर रखी है,
मैंने 3 मॉडल पेपर 3 एग्जाम पेपर हल करवाए रखे हैं आप लोगों को, क्लास में देख लेना। 3 इयर्स पेपर सॉल्यूशन के नाम से है वो, उसमें मैंने 6 रिपोर्ट करवा रखी है आप लोगों को। 6 रिपोर्ट करवा रखी है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, उनमें से रिपीट होने की संभावना बनती है, तो ध्यान से समझ लेना। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कैरियर फेयर लास्ट वीक, प्रिपेयर ए रिपोर्ट तैयार करनी है भाई, प्रोग्राम इन द अबाउट 600 वर्ड्स, डेट, वेन्यू, और ये सारे अपन को क्या है लिखने हैं, इनका यूज करते हुए कि कब है, स्थान कहाँ है, कैसे तैयारी की उस प्रोग्राम की, उसका उद्देश्य क्या था, उसमें एमिनेंट स्पीकर यानी मुख्य स्पीकर कौन थे, बोलने वाले कौन थे, प्रोफेशनल्स, इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स कौन थे, स्टॉल्स वगैरह रखी हुई थी, इनका यूज करते हुए लिखना है। क्या करना है, इनका प्रयोग करते हुए लिखना है। तो फिर आप क्या करोगे, मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है भाई, तो आपको देख लेनी है कहाँ पे है ये रिपोर्ट, ये रही। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। तो अब ये जो रिपोर्ट है ना, मैं आप लोगों को समझाने वाला नहीं हूँ, ये रिपोर्ट मैंने इसलिए तैयार कर दी कि भाई हाँ, अपन पेपर समझ रहे हैं तो पेपर के साथ आपको आंसर भी मिलना जरूरी है। तो इसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से रिपोर्ट लिखने का तरीका बता देता हूँ भाई, कैसे लिखोगे। देखो, सबसे पहले रिपोर्ट ऑन कैरियर फेयर, जो टॉपिक आया है उस टॉपिक का नाम ऐसे लिखना है। अब इसके नीचे आपका जो नाम दिया हुआ तो ठीक है, नहीं आप अपना नाम लिख देना, बाय सार्थक, रिपोर्टर, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये 2 चीजें आप लिखोगे, देखते टीचर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे तुम्हारा, मुझे पता है। अब देखो, ए ग्रैंड सक्सेस कैरियर फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट द स्कूल ऑन नवंबर 29, 2025 एट स्कूल ऑडिटोरियम। ऐसे आप किसी भी प्रोग्राम से संबंधित हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने एक और बता रखा है तरीका अपनी रिपोर्ट लिखने का, ध्यान से समझ लेना। वहाँ पे मैंने अपने पास क्या है, डेट बता रखी है ना, और उसके बाद में पहले इसका नाम बता रखा है, और इसके नीचे से मैंने शुरू कर रखी है, तो घबराना नहीं है। रिपोर्ट कैसे भी लिख सकते हो, जो मैंने बता रखी है ये ध्यान से समझ लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के पास, जो इसका अथवा में है वो क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन हरियालो राजस्थान अभियान। ये पैराग्राफ मैं बता देता हूँ भाई, हरियालो राजस्थान पैराग्राफ में आपको क्या है, सीधा सा वर्णन करना होता है कि भाई हाँ, ये कार्यक्रम ऐसे संचालित किया गया था, इसमें ये बातें बताई गई थी, इसमें लोगों ने क्या भूमिका निभाई, छात्रों ने क्या भूमिका निभाई, बस ऐसी बातें करनी होती है। तो इसमें देखते हैं आपके पास, इसमें चलें तो इसका आंसर ये है भाई, हरियालो राजस्थान। इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका पैराग्राफ आपको याद कर लेना है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि अभी केवल मॉडल पेपर समझना है हमें। अब ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के पास, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आएगा लेटर। क्या आएगा, लेटर आने वाला है। अब लेटर की बात करें तो एक जॉब लेटर पक्का आने वाला है, जो अथवा में आएगा वो जॉब लेटर ही आएगा। तो जॉब लेटर तो आपको याद होना ही चाहिए, और मैं यही लेटर करवाऊंगा आप लोगों को, जॉब लेटर, और ये मैं समझाने वाला हूँ। तो इसके जो 5 अंक है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले आप लोगों की, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रे, मुझे पता है। हाँ चलो इसमें देखते हैं अपने पास, ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। हाँ देखो, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जब आप जॉब लेटर लिखो, जब सबसे पहले अपन जॉब लेटर लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, लेटर का फॉर्मेट मैंने समझा दिया है। सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखा जाता है, तो डी विंग गांधीनगर, अगर उस पर्सन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ भाई। इसमें क्या, देखो मैं ये नहीं समझा रहा, मैं यही समझाऊंगा केवल। निधि नमन, ए सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विथ ample experience, you have seen an advertisement in the Times of India for the post of yoga teacher at Green Valley Senior Secondary School, Jodhpur. Write an application for the same. Include your experience, qualifications and achievements in the different yoga competitions. ये आपको क्या करना है, attach a suitable resume. आपको एक लेटर लिखना है। जॉब लेटर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आप लोगों को। अब देखो इसमें जॉब लेटर कैसे लिखना आप लोगों को, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब ये एड्रेस आपके पास दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ये एड्रेस आप याद कर लो, डी विंग गांधीनगर, और मई 25 2024 कैसे हो गया 25 कर दो भाई इसको। जो आपके पास डेट जिस दिन की एग्जाम हो उस दिन लगा देना, ये लगाना जरूरी थोड़ी है। अब आपको जॉब जहाँ पे करनी है उसके संस्थापक को तो लिखोगे। अब होटल में जा रहे हो तो उसके मैनेजर को लिखी जाती है,
सेक्रेटरी को लिखी जाती है। यहाँ पे अपन स्कूल में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे। द प्रिंसिपल, स्कूल क्या है, ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पे है, जोधपुर में है। ये आपके पास अगले का एड्रेस, ये खुद का एड्रेस, और यहाँ बीच में एक लाइन भी छोड़नी होती है जो मैंने अपने फॉर्मेट में समझा रखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसा है। ये सब्जेक्ट, अरे नहीं ये गलत हो गया भाई, ये सर यहाँ पे नहीं है भाई, सर यहाँ पे है ना सर, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, यानी अगले के रिसिपिएंट्स एड्रेस के नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है भाई। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ योगा टीचर, यानी योगा टीचर के लिए एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, आप यही तो कर रहे हो। अब इसके नीचे लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने बताया सर या मैडम लिख सकते हो, अपन प्रिंसिपल को मोस्टली सर कहते हैं। अब किसी भी प्रकार का जॉब लेटर आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, आपको केवल इसमें जहां पे मैं कहूं वही चेंज करना है। जॉब लेटर पक्का आएगा, ये ध्यान में रख लेना भाई। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जॉब लेटर करना है, जॉब लेटर कोई करना है अपन को, ये दिमाग में रख लेनी है, बिल्कुल सफाई से करना है, ऐसे नहीं है। पिछली बार मैंने बता दिया था किसी बच्चे को, उस बच्चे ने गलती कर दी, बाद में कहा सर कॉपी मंगवाई मैंने, चेक करो। फिर मैंने कहा अरे तुमने किया क्या है ये, है ना, ये ध्यान से सुन लेना। देखो जॉब लेटर लिखने का तरीका है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम आ गया भाई, ऑन जनवरी 20, 2026। आपकी एग्जाम आ जाएगी 2026 में, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये आप हर एक जो जॉब लेटर है उसके लिए सेम लाइन लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो याद कर लो आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद दैट यू हैव रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ तक भी लिख सकते हो। इसके बाद में केवल चेंज करना है, यहाँ पे योगा टीचर के स्थान पे सपोजिंग करो लेक्चरर की आवश्यकता होती है तो मैं लेक्चरर कर देता, यहाँ पे सीनियर टीचर की आवश्यकता होती तो सीनियर टीचर कर देता, मैनेजर अपने पास होटल में किसी मैनेजर की आवश्यक पोस्ट होती तो मैं मैनेजर कर देता। इसके अलावा कुछ भी जो पोस्ट हो ना, बस उस पोस्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। इन योर स्कूल, अब आपके पास मैनेजर है, वो होटल में चाहिए रहा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे होटल कर देंगे। आई एम निधि, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है बिल्कुल, एज सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। अब ये बात आपके पास प्रश्न में दी हुई है, विथ एम्पल एक्सपीरियंस, तो वही लाइन लिखी है मैंने, देख लो, ये नाम हो गया। उसके बाद सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विथ एम्पल एक्सपीरियंस, आई हैव कंप्लीटेड पीजी इन योगा, मैंने पीजी कर रखी है योगा में, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। और अब ये मान के चलो इंग्लिश टीचर की आवश्यकता होती तो आप यहाँ पे क्या करते, योगा के स्थान पे उस सब्जेक्ट का नाम लिख देते जो आप कर रहे हो, है ना, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, मैं सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका मतलब एक तो यहाँ पे बदलाव करवाया है मैंने, और एक ही जो एजुकेशन यहाँ पे करवाया है। इसके बाद में प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माई बायोडाटा, रिज्यूमे, बायोडाटा का मतलब रिज्यूमे, फॉर द सेड पर्पज आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल डिवोशन एंड द सिंसियरिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ द एन अर्ली रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और इसके नीचे आपका नाम है, यहाँ पे आपका क्या है, नाम आ जाएगा डायरेक्ट। बस इतना सा काम करना है, ये आप लोग कर देते हो तो मान के चलो आपका लेटर सही होगा। इसके बाद में क्या करना है सर, इसके बाद में आपको क्या करना है, रिज्यूमे दिखाना है भाई। अब रिज्यूम लिखने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो सेम यही रखना आप लोगों को, बस यहाँ पे आपको बीच में कर देना है रिज्यूम, क्योंकि इसमें रिज्यूम लिखा है तो रिज्यूमे कर देंगे अपन, इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिज्यूम कैसे तैयार करना है, सेम है, नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, डीओबी और एड्रेस, ये तो आपको लिखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। क्वालिफिकेशन में सेम लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। बस यहाँ पे सब्जेक्ट है वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा योगा एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस मांगे वो आपके पास यहाँ पे है 2 इयर्स, और यहाँ पे ये हटा देंगे, ये इसके स्थान पे दूसरा जो आपके ध्यान में है बाकी सेम लिख देंगे, तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, जो अपना रिज्यूमे है वो भी तैयार हो गया। तो ये 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने चाहिए भी, और जॉब लेटर पक्का आएगा, इसलिए मैं वो दूसरा लेटर आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ भाई। क्यों, क्योंकि ये जो लेटर है क्या है, यू आर मेगा मेहुल द प्रेजेंस ऑफ द वाइन्स ऑफ जस्ट ए फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम योर स्कूल, इसमें क्या करना है, हैज बिकम ए मैटर ऑफ द सीरियस कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैनी स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द फ्रीक्वेंट गैदरिंग नियर द शॉप। ये अपने पास कंप्लेंट लेटर लिखना है, किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है। वाइन शॉप हटाने के लिए मैंने करवा रखा है, वहाँ क्लास में देख लेना भाई,
ये मैं यहाँ पे दोबारा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास पेपर थोड़ा बड़ा है, तो इसको समझना जरूरी है क्योंकि पेपर केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब सेक्शन सी जो आएगा वो आपके पास ग्रामर से संबंधित है। अब ग्रामर जो है बहुत ही सरल आने वाली है। ग्रामर के सारे टॉपिक मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना। मॉडल पेपर में भी वही एग्जाम्पल आए हैं जो मैंने मॉडल पेपर में अपनी क्लास में करवा रखे हैं, सेम एग्जाम्पल करवा रखे हैं। सबसे पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास फ्रेजल वर्ब से संबंधित। फ्रेजल वर्ब की मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, बहुत ही शानदार है, उसके अलावा कहीं से नहीं आने वाला है भाई, अभी बता देता हूँ। अब देखो इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, एक एक नंबर के। कोरोना एपिडेमिक, कोरोना महामारी, डेज दिया हुआ है इन इंडिया इन 2020, और आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, बहुत ही सरल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ सरल आई है फ्रेजल वर्ब। तो अब ब्रोक थ्रू और ब्रोक आउट। अब ब्रोक थ्रू क्या होता है, ब्रोक आउट क्या होता है? तो जो बीमारी होती है वो क्या करती है, वो फैल जाती है अचानक, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। और फैल जाने के लिए, अचानक फैलने के लिए आपको ब्रेक आउट का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है, ब्रेक आउट। सर आपने तो ब्रेक आउट बता दिया, यहाँ पे तो ब्रोक आउट है। तो ये टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ब्रोक आउट हो जाएगा। समझ में आ गई? बाकी आपको देखना है अपने पास, क्लास में देख लेना बाकी। द स्टूडेंट्स मस्ट डेस देयर प्रिपरेशंस टू गेट सक्सेस। अब आपको पास है कैरी आउट और कैरी ऑन। अब कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, और कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। अब यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स मस्ट देयर प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन की आज्ञा का पालन होना चाहिए, क्या है ना, प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, तो कैरी ऑन आएगा इसमें। क्या आ जाएगा भाई, कैरी ऑन आ जाएगा। आएगी बात समझ में? ये मैंने करवा रखी है ना भाई। इट इज ऑलरेडी कूल, बहुत ही ठंड है, प्लीज डेस द फैन, और टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब एक बात बताओ, टर्न ऑन का मतलब चालू करना, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना है। ये क्या कर रहा है, ठंड आ रखी है भाई, पहले ही ठंड बहुत है, तो क्या करना है, पंखा चालू करना है कि बंद करना है भाई? इतना तो दिमाग आप ही लगाओ कि मैं थोड़ी आऊंगा वहां पे। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ। ये लो कंप्लीट। तो फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ गई होगी, और ये मैंने बताया था क्लास में भी कि आपको याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्शन की तो बहुत ही शानदार क्लास अपलोड करके लोग एक क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को 3 क्लास प्रोवाइड करवाई है। अगर उन कंजक्शंस की क्लास को देख लेते हो तो ये तो बहुत ही छोटे मोटे हैं, मैंने तो बहुत ही गहराई से समझाए हैं। पहला है सी कुड नॉट स्टडी वेल, वो अच्छे से नहीं पढ़ सकती। डेस सी गोट गुड मार्क्स, उसको वो अच्छे से नहीं पढ़ सकी, उसको अच्छे मार्क्स मिले भाई। क्या है, कौन सा होना चाहिए भाई? अगर क्लास देख लेते तो गारंटीड है वेन और दो। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, विरोधाभास जताने के लिए आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं। तो फिलहाल अपने पास वेन और दो ही दे रखा है, तो विरोधाभास के लिए तो मैंने बताया था 2। इसका मतलब क्या है, वो ढंग से तो पढ़ नहीं सकी और उसके अच्छे नंबर आ सकते, आ गए भी, ये है इसका मतलब। तो विरोधाभास जताने के लिए पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपनी स्टडीज अध्ययन की तरफ ध्यान दो। डेस यू में पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पे अनलेस और सो दैट है। मैं कहूँ तुम्हें ना पढ़ाई अधिक, तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस लिए, ताकि तुम पास हो जाओ। अनलेस का मतलब जब नहीं, जब तक कि नहीं, क्या है, जब तक कि नहीं। और सो दैट का मतलब इसलिए, ताकि, यानी परिणाम बताने के लिए। कहने का मतलब है तुम ये करो तो परिणाम ये आ सकता है, ये यानी तुम पास हो जाओ, इसलिए तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। तो परिणाम बताने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था सो दैट का प्रयोग, याद आ रही है? हाँ सर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में पढ़ाया था ना, देखते कहाँ हो रहा है। इसके बाद अनिल इज रिच, डेस ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड। अनिल है ना, बहुत ही रिच आदमी है, उसका हर कोई दोस्त बनना चाहता है, इसलिए या यदि। तो इफ का प्रयोग तो कंडीशन होने पे होता है, सो का मतलब इसलिए, है ना। तो यहाँ पे अपन सो का प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा सरल है कंजक्शन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पैटर्न पे आएंगे तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट बात करें 8 नंबर का क्वेश्चन।
कंबाइन वाक्यों को जोड़ना है, और वाक्य जोड़ने मैंने सिखा रखे हैं। ही हैज सम ड्यूटीज, ही मस्ट परफॉर्म देम, और इसमें करना क्या है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा सरल है। इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है, तो मैं एक बात बता देता हूँ। आपके पास जो बाद वाला वाक्य है उसकी जो वर्ब है ना, उस वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया वो लिख देंगे, और इस बाद वाले वाक्य के अंत में लिख देंगे। बस इतना सा काम है और इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो आपके पास, अरे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ता है आप लोगों को। क्या है, ही हैज सम ड्यूटीज। अब ये पूरा वाक्य लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये छोड़ देना है, ये वर्ब लेनी है, परफॉर्म है तो टू लिखूंगा इससे पहले और परफॉर्म कर दूंगा, और ये मैंने परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो क्या कर देता है, लिख देता है, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है सर, इन्फिनेटिव का मतलब होता है आपको बाद वाले वाक्य की वर्ब लेनी है। अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इन्फिनेटिव, तो बाद वाले वाक्य की वर्ब बिल्कुल पहले वाले वाक्य के अंत में लिख देना है। और मैंने तरीका और भी समझा रखा है, क्लास में देख लेना रहे। नेक्स्ट है द मंकी जंप्ड ही रन अवे। ये वाक्य आपके पास है, और पार्टिसिपल का यूज करना है। सर कौन सा पार्टिसिपल, तो आपने तो 3 बता दिए, 3 पार्टिसिपल बताए मैंने, तो तीनों पार्टिसिपल में से कौन सा आएगा, तो मैंने बताया था एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य अगर घटित होता है, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, हाँ लिख दो, पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है। तो यहाँ पे कैसे होगा सर, तो फिर आपको करना कुछ नहीं है रे। यहाँ पे देखो आप लोग, मैं बता देता हूँ क्या करोगे। ये जो वाक्य है इसमें जो पहला वाक्य, पहले जो कार्य हो रहा है ना, पहले, चाहे बाद वाले वाक्य में चाहे पहले हो रहा है, ये मैं समझा देता हूँ, आप बाद में कहोगे गड़बड़ी हो जाएगी। जो काम पहले हो रहा है उस वाक्य की वर्ब ले लो। तो पहले काम हो रहा है, मंकी उछला भाई, उछल रहा है, तो ये वर्ब ले लेंगे। इस वर्ब में अपन आपको क्या कर देना है, आईएनजी जोड़ देना है। तो ये तो सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जंप होती है, उसमें अपन आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाओ तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है। और यहाँ पे कर देंगे मंकी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, मंकी कर देता हूँ, और रेन अवे, रेन अवे, क्योंकि इसमें अपने पास ये सब्जेक्ट तो मंकी आ ही गया ना, इसलिए मंकी लिख दिया। तो इतना सरल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करोगे, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर का आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास ये कंडीशनल। कंडीशन बता दी भाई, बहुत ही ज़्यादा सरल है। कंडीशनल की क्लास अपलोड कर रखी है, 4 कंडीशन मैंने समझाई थी, बहुत ही शानदार तरीके से है, देख लेना उसको। देखो, इफ आई डेस बी द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल। बी वर्ब, मैंने एक खास बात बताई थी आप लोगों को। क्या बताया था सर, अगर बी वर्ब ब्रैकेट में हो तो उसको आपको इज, एम, आर, वॉज और वर में चेंज करना होता है। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। ये तो मैंने अपने पास टेंस की क्लास में भी समझाया था। यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप लोग कल्पना कर रहे हो, इमेजरी कर रहे हो, तो मैंने क्लोज्ड कंडीशन का एक दूसरा रूप बताया था जिसमें आप कोरी कल्पना करते हो। आप कभी कभी सोचते नहीं हो, यार मैं पक्षी होता तो उड़ता। आप पक्षी बन ही नहीं सकते। यार मैं प्रधानमंत्री होता तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, है ना। अगर वो मेरा पति होता या मैं वो मेरी पत्नी होती, तो ये नहीं है, तो एक कल्पना है, कोरी कल्पना। और कोरी कल्पना में अगर बी वर्ब भरनी हो तो केवल वर का प्रयोग होगा, वाज का नहीं होगा। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। यहाँ पे अगर ही होता तो भी आपको वर का ही प्रयोग करना होता इमेजरी कंडीशन में। मैंने समझा रखा है भाई, देखी नहीं तो मेरी क्या गलती। इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो और बाद वाला आपको कंप्लीट करना हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे वुड, हैव और वन का प्रयोग कर देंगे, वाक्य कंप्लीट। इतना सा ही तो काम है। तो ये इतने आसान तरीके से मैंने समझाए हैं, समझ लेना भैया, समझना आप लोगों का काम है, मैं थोड़ी ना समझा दूंगा रे। अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपके पास टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ आएगा, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है।
पैराग्राफ की क्लास आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मात्र 2 घंटे की क्लास लेकर आने वाला हूँ, आप उसको देख लेना, उसके बाहर कोई पैराग्राफ नहीं आने वाला है। अब देखो पैराग्राफ, ये किससे है? द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, रेड ट्रेप वाला है भाई, क्या है? हाँ, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, ये वही है, रेड ट्रेप वाला है, उससे आया है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, ये देखो लोगों के पास। अब इसमें बात करें तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 में आपके पास 3, अरे नहीं, हाँ वो शुरू में जो मैंने बताया था शायद वो वैसे ही था, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप किए थे भाई, कोई बात नहीं है। ये 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 + 3 में आने वाले हैं भाई। क्या आने वाले हैं? 3 + 3 में आने वाले हैं। और 3 + 3 की बात करें तो कैसे, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप और 3 शॉर्ट टाइप है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे याद है भाई, चैप्टर आप लोगों को भी याद होगा। हाँ सर, हमें तो याद है ही, आपने पढ़ाया तो था, मैं तो चैप्टर बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने तो। व्हाट वाज नॉट फाउंड इन द पैकेज, अच्छा पैकेज में क्या नहीं मिला? रेड ट्रेप भाई थी उस पैकेज में, रेड ट्रेप तो थी ना, एक छोटी सी रेड ट्रेप पैक करी थी उसने, चोर ने बेचारे ने, भोला ढाला चोर था, भोला भाला रे ढाला बोल दिया मैंने। 3 रिंकल्स नोट, ये भी थे भाई, नोट भी रखे थे। स्पून और लेटर, लेटर था, चम्मच नहीं थी उसमें, ये तीनों चीजें थी उसमें। हाउ मेनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, पैकेज में कितने नोट थे? 3 नोट थे। मैं थक गया रहा तो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं भी, है ना। 3 रिंकल नोट थे, वो 10-10 के 3 क्रोनर थे ना, 10-10 के क्रोनर थे, वो याद आ रहा होगा। हाउ वाज द रेड ट्रेप सेलर ड्रेस्ड, हाँ कैसे उसको संबोधित किया गया भाई, कैसे उसका सम्मान किया गया? तो एज कैप्टन वॉन स्टैनले के, कैप्टन के रूप में उसको संबोधित किया गया था, उसका सम्मान किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास, अगर वाक्य में पैराग्राफ में हु से शुरू हो रखा है, अगर हु से शुरू हो रखा है तो एक व्यक्ति का नाम आएगा भैया आपके पास, आंसर व्यक्ति का नाम, या व्यक्ति का नाम मतलब व्यक्ति की संज्ञा कोई भी हो सकती है। देखो, हु रोट द लेटर टू हुम, लेटर किसने लिखा? रेड ट्रेप सेलर ने लिखा, या अपने पास उस वेंडर ने लिखा, या अपने पास वेगेबॉन्ड ने लिखा। ये होता है, किसको लिखा? उस एडला विल्मनसन को लिखा था उसने ना, याद आ गया होगा भाई, उस लड़के को लिखा था, तो ये नाम लिख देना अपने यहाँ पे। इसके बाद व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट क्या था? वो अपने पास एक पैकेज था, रेड ट्रेप, उसमें ये 3 सामान निकले थे, वो था। हाउ डिड द रेड ट्रेप सेलर एड्रेस द गर्ल, अच्छा उसने उस लड़की को कैसे संबोधित किया? तो सीधी सी बात है, बहुत सरल पैराग्राफ है। उसने अपने पास सम्मानित ऑनर डियर एंड नोबल मिस, ये कहा था उसने, तो ये आपको आंसर कर देना है। ये आपका पैराग्राफ आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स में देना है। द लास्ट लेसन और द इंटरव्यू, ये आपके पास 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन कहाँ पे गया है? उसमें अपने पास 11 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये रहा, पहले 11 नंबर का क्वेश्चन है भैया आप लोगों के पास, ये रहा। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनके आपको क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 प्रश्न कहाँ से? इंडिगो से है। अपने पास से क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक का आंसर देना, मैंने दोनों करवाए हैं। 3 नंबर का आएगा 60 वर्ड में करना, इंडिगो और डीप वाटर से है, यानी फ्लेमिंगो से है। अब इसका क्वेश्चन जो है ना, इसके क्वेश्चन वो मैंने पे करा रखे इनके आंसर से, यह आंसर आप लोगों के सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और हाँ, प्रश्न भी शायद यहीं पे लिखे हुए हैं। ये हो गए आपके पास। बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके पास ये 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास देख लो, समझ लो। 3 नंबर का ये हो गया, और जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये भी फ्लेमिंगो से ही है। इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक तो MML से लास्ट लेसन से और एक इंटरव्यू से है। तो ये इनके क्वेश्चन है, मैंने इनके आंसर्स इसलिए बना दिए क्योंकि भाई आपको आंसर्स है वो मिलने भी चाहिए ना, इसलिए आप पढ़ोगे तो याद भी रहेगा, याद आएगा आप लोगों के पास। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। नेक्स्ट बात करें तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है भाई, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अपने पास क्या है? 2 एक्सप्लेनेशन है भाई, और एक्सप्लेनेशन की मैंने शानदार क्लास अपलोड कर रखी है, बहुत ही शानदार है। आपको सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलने वाली है। तरीका मैंने बता रखा है, कैसे आपको अंक मिलेंगे मैंने वहां पे भी समझाया था, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना 13 नंबर का, इसमें आपके पास देखो ये रहा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो स्टंजा है ना, उस स्टंजा की आपको क्या करनी है? शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया,
डैश करते हुए लास्ट में जाना लाइन में, और हैवन उसी पैराग्राफ उसी स्टैंजा के लास्ट के 2 शब्द लिख देने। इसके नीचे आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस को करनी है अंडरलाइन, ऐसे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। रेफरेंस, रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, तो मैंने प्रत्येक पोएम के लिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट, ये 3 चीज मैंने सेम करवा रखी है। क्यों करवा रखी है, क्योंकि ये एक कविता से, चाहे आप कहने का मतलब एक ये स्टंजा आ गया अपने पास, ये स्टंजा जो अपन ने पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरा आ जाता तो भी ये लिखते, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कीट्स, ही वाज ए वेरी फेमस नेचर पोइट। बस ये तो अपन चाहे कोई भी स्टंजा जो लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, उस कविता का थोड़ा सा भावार्थ लिखते हैं कि उस कविता में कवि कहना क्या चाहता है, ये लिखते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपको वो जो स्टंजा दिया है ना, उस स्टंजा की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, उस स्टंजा में क्या कहना चाहता है, ये हो गई। और क्रिटिकल नोट में मैंने समझा रखा है, तो ये अपने पास आपको क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैंने अपनी क्लास में सेम करवा रखा, आप लोगों को देख लेना भाई, वहां पे सेम लाइन यही लिखेगी। अब इसकी जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास आती है किससे है, ड्राइविंग फ्रॉम, हाँ, माई मदर एट 66 से आती है भाई। तो 2 शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए, लास्ट में 2 शब्द लिख दिए, और इसके बाद में देखो नीचे रेफरेंस सेम यही लिखनी है। इस कविता से चाहे कुछ भी आ जाए, आपको जब रेफरेंस लिखना होता है ये लिखा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट भी यही लिखा जाएगा। तो ये हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको चेंज करनी है और क्रिटिकल नोट सेम लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये मैंने अपनी क्लास में भी समझा रखा है आप लोगों को, लेकिन देखिए कि नहीं देखिए पता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एनीवन करना है, कीपिंग क्वाइट है, और आंट जेनिफर्स टाइगर है, पोइट्री में से है भाई। तो पोइट्री का जो क्वेश्चन आएगा ना, पोइट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन करना है, 2 छोटे क्वेश्चन करने हैं, सेम ऐसे ही जैसे कि हमने अपने जो अपने पास लेसन्स थे ना उस प्रकार से। तो इनमें से एक करना, मैंने दोनों करवाए हैं। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और ये क्वेश्चंस मैंने अपने चैप्टर में करवा रखे हैं, आप नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी क्लास देखते हो तो क्लास में आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में से आपको दोनों करने हैं। दोनों के बताएं तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें आ जाते हैं, और इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके पास किससे है, ये आपके पास विस्टस से है। और विस्टस वाले जो चैप्टर हैं ये मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं भाई। तो इसके भी 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसके अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये भी आपके पास देखो फ्लेमिंग, आपने विस्टस से भी एक बड़ा क्वेश्चन करना है, 2 छोटे क्वेश्चन करने हैं। पोइट्री से भी आपको क्या करना है, एक बड़ा क्वेश्चन करना है और 2 छोटे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे आपके पास इन चैप्टर में से भी देख लो, आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है, 2 छोटे क्वेश्चन है, बस ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। इसके बाद में आपके पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये भी रख लो भाई, आप लोगों के पास 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आप लोगों के पास विस्टस के सभी चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं जो मैंने करवा रखे हैं, प्रत्येक चैप्टर के अंत में मैंने करवाए हैं। इसके अलावा पूरी बुक से भी हम लेकर आने वाले हैं, तो आपको क्लास है वो देखते रहना चाहिए। आपके पास समय है अभी भी, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लासेज लाने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर पे मैं 5 मॉडल पेपर आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन पेपर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन एज आंसर, है ना, क्या दो विच न्यूज़पेपर वाज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द 3rd लेवल। अच्छा कौन सा पेपर था भाई वहाँ पे, 3rd लेवल पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें आपके पास क्या था, द वर्ल्ड था, अखबार का नाम क्या था, द वर्ल्ड था। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द चार्लीज साइकेट्रिस्ट। चार्ली के साइकेट्रिस्ट दोस्त था, उसका नाम सेम था भाई, क्या था, उसका नाम सेम था, याद आ गया होगा, हाँ सर उसका दोस्त ही तो था वो। हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था, वो अपने पास 14 ईयर्स का था, है ना, कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था वो बच्चा। हाउ डिड मिस्टर लेम लॉज हिज लेग, मिस्टर लेम का पैर कैसे उड़ा, कैसे खोया, मैंने ये सारे प्रश्न करवा रखे हैं सेम। तो उसने क्या है उसका हाँ मैंने करवा रखे हैं भाई। तो ये कैसे हुआ, तो ये अपने पास लॉस्ट इन वॉर, यानी युद्ध के दौरान उसका पैर उड़ गया था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन नंबर ई, ये क्या है, व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड जितकला सर रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड जिडविन।
अच्छा, उसकी जो जितला साथी उसकी दोस्त ने उसको क्या चेतावनी दी? उसने चेतावनी दी आज अपने बाल काटे जाएंगे। तो देखो, ईटिंग बाय फॉर्मूला, वियरिंग इमोडेस्ट ड्रेस और शेयरिंग रूम विथ अगली, कटिंग ऑफ देयर द हेयर, यानी बालों की कटिंग के बारे में वो सूचना करती है उसको। भयानक चीज यही तो थी उसके लिए। वाई डिड जितकलासा फील ह्यूमिलिएटेड ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ देयर लॉन्ग हेयर? आपको याद होगा उस चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी, जब उसके बाल काटे जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। क्यों कर रही थी उसका कारण भी बताया था मैंने वहाँ पे। देखो क्या कारण है यहाँ पे आपके पास, बिकॉज सी डिड नॉट लाइक द हेयर स्टाइल दे चूज। नहीं, ये नहीं था, हेयर स्टाइल से संबंधित नहीं था भाई वो। बिकॉज कटिंग हेयर वॉज कंसिडर्ड एज ए वर्क ऑफ द कावर्डाइस अमॉन्ग हर पीपल, क्योंकि उसके लोगों में छोटे बाल रखना कायरों की क्या थी, पहचान थी, इसलिए उसने ऐसा महसूस किया भाई, है ना। याद आ रही है ना मेरी बात? हाँ। इसके बाद है नेक्स्ट है, हाउ मच मनी वाज द टू बी पेड फॉर 50 रिंग्स। अच्छा, वो जो 50 अंगूठियां भेजी थी राजा ने, उसके लिए कितने पैसे देने पड़े थे उसको? 3 लाख रुपए देने पड़े थे। कहाँ पे? ये रहा 3 lakhs, है ना। वो कि 3 दिन, कुछ ही दिन अपने पास क्या है, 2 दिन में ही अपने पास वहाँ से बिल आ जाता है 3 लाख का। वो महारानी जो होती है ना, वो दुराई सानी की पत्नी जो होती है, दुराई की पत्नी जो होती है, वो पूरी अंगूठियाँ रख लेती है, लालची वो मैंने कहीं की। अब इसके बाद हु वाज द हेड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑन आइस प्रोग्राम। आइस प्रोग्राम जो अपने पास 100 कलश की जो जहाज था उसको अपने पास कहाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप में लेके गए थे। तो उसको हेड कौन कर रहा था? उसको हेड कर रहे थे जोफ ग्रीन। कौन कर रहे थे? जोफ ग्रीन कर रहे थे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट आप लोगों के पास, वेयर वाज सडाओज वाइफ बोर्न। सडाओ की पत्नी का जन्म कहाँ पे हुआ? जाहिर सी बात है जापान में हुआ था। जापानी में लड़की थी वो, है ना, जापानी लड़की से शादी करी थी उसने। तो ये आपके पास चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देख लेना इसमें कितने क्वेश्चन आपके पास है। 9 क्वेश्चन आएंगे भाई। तो 9 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, और मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। जो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं जो मैंने नहीं करवाया, बस ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। तो जाहिर सी बात है जापान, उसने बात कही थी, याद हो तो आप लोगों को, कि मैं अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करूँगा जो जापानीज हो। तो इसका मतलब जापान में पैदा हुई है वो। तो ये आपके पास जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी पीडीएफ जो है वो आपको अपने पास किस में मिलने वाली है? इसकी पीडीएफ है वो आपके पास आपको मिल जाएगी कहाँ? अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना भाई, वहाँ पे मिल जाएगी। और आज की क्लास को अब कंप्लीट कर देते हैं। और मुझे आशा है कि पेपर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आने हैं। तो ये सारी बातें अगर आप लोगों की समझ में आ गई है तो ये मान के चलो आपकी एग्ज़ाम 2026 बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको 90+ मार्क्स आने वाले हैं इस मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी करते हो और मेरी क्लास देखते हो। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।